हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन की PDF प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि रैंडम वॉक के जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे वो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं मान के चल रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स आपको थोड़ा बहुत आता रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पहले अगर आपको नहीं भी आता है तो आप चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या क्या अपना बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, जो CSIR नेट JRF में आपका पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है अपना, वैसे अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा तो हम थोड़ा थोड़ा सा कवर करते चलेंगे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है अपना, एन अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन 3 times सक्सेसिवली, the probability that the number of dots on the uppermost surface add up to 16 is। ये कह रहा है कि 3 टाइम एक डाई थ्रो की, और डाई जो है वो क्या है, अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब क्या है, फेयर है। कि अगर हम फेयर डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं और अगर दोबारा उसी डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, ये अब 4, 5, 6 ये अपीयर होते हैं डाइस पे। तो ये जितने भी अपीयर होंगे ना वो फर्स्ट थ्रो के क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे कि फेयर डाई है, वो अनबायस्ड है, मतलब उसमें कोई चीटिंग नहीं है कि फर्स्ट थ्रो में ये आ गया तो सेकंड में ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसको 3 बार हमने थ्रो किया तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे। एक बार अगर हम थ्रो करते हैं तो ये अपने आउटकम्स होते हैं 6। अब अगर 3 बार हम थ्रो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 raised to power 3, 216 जो होंगे अपने टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। फिर ये क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें किसकी बतानी है, कि नंबर ऑफ डॉट्स जो अपीयर हो रहे हैं ऑन द अपर मोस्ट सरफेस वो कितना दें हमें, 16 ऐड करने पे 3 डाइस के नंबर ऑफ डॉट्स अगर हम ऐड कर रहे हैं, 3 डाई के क्या मतलब, एक डाई को हमने 3 बार थ्रो किया है और 3 बार थ्रो करने पे जो नंबर ऑफ डॉट्स मिल रहे हैं अपर सरफेस पे वो कितने होने चाहिए, उनका जो सम अगर हम करते हैं तो वो 16 होना चाहिए। तो जो पॉसिबल केस होंगे जो इस कंडीशन को फेवर कर रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, कि मान लो फर्स्ट टाइम हमने थ्रो किया तो 6 आ गया, सेकेंड टाइम भी हमने अगर थ्रो किया तो 6 आ गया, और अगर थर्ड टाइम हम थ्रो कर रहे हैं तो 4 आ जाता है। तो इनका सम अगर हम करेंगे तो वो क्या देगा, 16 देगा। अब इसके लिए 3 पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो सकते हैं। कैसे, कि अगर फर्स्ट डाई पे 6 आता है, सेकंड पे 4 आ जाता है, थर्ड पे 6 आता है, या फिर फर्स्ट पे 4 आ जाए और दो बार और हम थ्रो करते हैं तो 6 आ जाए। तो 3 तो पॉसिबल ये हो गए। और क्या है कि अगर फर्स्ट पे 6 आता है, सेकेंड बार अगर हम थ्रो करते हैं तो 5 आता है, और थर्ड बार थ्रो करने पे भी 5 आता है, तो इनका सम भी हमें क्या देगा, 16 देगा। तो 3 आउटकम्स इससे हो जाएंगे कि फर्स्ट थ्रो पे 5 आया, सेकंड पे 6 और थर्ड पे 5। अब फर्स्ट पे भी 5 आ रहा है और सेकंड पे भी 5 आ रहा है और थर्ड पे क्या आ रहा है, 6। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे हुए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो अगर हम अपर सरफेस का सम कर रहे हैं तो वो कितना आना चाहिए, 16। वो कितने हैं हमारे, 6 आउटकम्स हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 216। तो 6 से ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, 1/36। तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ 2 boxes दैट कंटेन्स 2 black and 3 white balls and 3 black and 4 white balls रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हमें क्या गिवन है कि एक बॉल निकाली जाती है और वो किसी भी दो बॉक्सेस हमें गिवन है ना, उनमें से किसी भी एक बॉक्स में से निकाली जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स हम ये मान लेते हैं, सेकंड ये मान लेते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या गिवन है, हमें क्या कंटेन करता है, 2 तो ब्लैक बॉल हैं और 3 क्या है, वाइट हैं। दूसरा जो है उसमें क्या है, 3 ब्लैक हैं और 4 कितनी है, वाइट।
तो पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट जो बॉल हमने पिक करी है वो क्या हो, वाइट हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दो कंडीशन अपनी हो सकती हैं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, किसी भी बॉक्स में से निकाली जाती है, एट रैंडम है ना, फ्रॉम वन ऑफ टू बॉक्स। तो कंडीशन अपनी क्या हो सकती है कि एक तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि फर्स्ट बॉक्स में से बॉल को हम पिक करें, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सेकंड बॉक्स में से हम पिक करें। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि चूजिंग द बॉक्स फर्स्ट एंड पिक वाइट बॉल, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि चूजिंग सेकंड बॉक्स सेकंड एंड पिक वाइट बॉल, ऐसे हो सकता है। तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पे भी एंड होता है प्रोबेबिलिटी के केस में, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन कर लेते हैं, और जहाँ पे भी और होता है वहाँ पे हम प्लस साइन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, चूजिंग द बॉल फर्स्ट। तो फर्स्ट बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास दो बॉक्स गिवन है, फर्स्ट को हम चूज कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी, ठीक है। और वाइट बॉल हम पिक कर रहे हैं, वाइट बॉल हम पिक कर रहे हैं फर्स्ट बॉक्स से, तो फर्स्ट बॉक्स में वाइट बॉल कितनी है 3, और टोटल बॉल्स कितनी है 5, तो 3/5 हो जाएगा। और के लिए अब प्लस का साइन आएगा। अब बॉक्स हम चूज कर रहे हैं कौन सा, सेकंड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। और वाइट बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट बॉल कितनी है हमारी 4, और टोटल कितनी है 7, ठीक है। एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आती है 3/10 प्लस 4/14। तो सम हम करते हैं तो एलसीएम हमारा 70 आ जाएगा, और 3 इंटू में 7 कितना होगा 21, प्लस 4 इंटू में 5 20। तो आंसर क्या आ रहा है 41/70। तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2012 में आया था। इन ए सीरीज ऑफ 5 क्रिकेट मैच, 5 क्रिकेट मैच हो रहे हैं, एंड वन ऑफ द कैप्टन्स, और उन 5 क्रिकेट मैच में से जो एक कैप्टन है वो हर बार क्या बोलता है, हेड बोलता है, जितनी बार भी टॉस थ्रो किया जाता है, ठीक है। तो टॉस थ्रो कर रहे हैं वो हेड बोल रहे हैं, मतलब एक कॉइन हम टॉस कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि वो 3 टॉस जीतता है और 2 टॉस हारता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 5 क्रिकेट मैच है, मतलब 5 बार कॉइन टॉस होगा। तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, मतलब जितनी बार एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है वो, उसको हम ट्रायल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी अगर सक्सेस की हम बोलें तो क्योंकि कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन टॉस करने पे जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, क्योंकि वो हेड बोल रहा है हर बार और 3 बार वो जीतता है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, वो कितनी होगी 1/2 होगी। और फेलियर की अगर हम बात करें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम P से डिनोट करते हैं, फेलियर को हम Q से डिनोट करते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2 है। अब कह रहा है कि वो 3 बार क्या है टॉस को जीत रहा है। तो एग्जैक्टली हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार वो टॉस विन कर रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से, और वो कितना है 3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, जितने भी 5 ट्रायल्स जो हमने लिए, वो जितनी बार भी कॉइन हमने टॉस किया वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। मान लो एक बार कॉइन टॉस किया, एक बार हेड आ गया, ठीक है। अब दूसरी बार हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो वो तो इंडिपेंडेंट है इसके, वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है हमारे वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। तो अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है और 2 ही आउटकम हमें मिल रहे हैं, एक तो सक्सेस और एक फेलियर, ठीक है, या तो टॉस जीतेगा या टॉस हार जाएगा, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि वो 3 मैच जीत जाए, तो उसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ R = 3 क्या होगा, NCR
p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस r, जहाँ पे जो n है हमारा वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो कितना है 5, तो 5cr 1/2 रेज टू पावर r कितना है 5c3 होगा। r की वैल्यू 3, q की वैल्यू भी 1/2 है और n माइनस r कितना होगा 2। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 5c3 को हम कैसे लिखते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल होगा और 2 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 2 × 1, तो 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो यहाँ से 5c3 की वैल्यू कितनी आ रही है 10 और 1/2 रेज टू पावर कितनी है 5, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू हमारी क्या आती है 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 4 को हम क्या लिखेंगे 16, तो 5/16 इसका आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर 3 पार्टिकल्स ए बी सी ईच विद अट्रीब्यूट एस दैट कैन टेक 2 वैल्यूज। एस को हम बोल रहे हैं कि स्पिन है पार्टिकल की, ठीक है, और जो हर एक पार्टिकल के लिए जो पॉसिबल वैल्यू है स्पिन की वो कितनी है +-1 है। ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे हमें वैल्यू गिवन है स्पिन की कि जो एस ए की वैल्यू है वो कितनी है 1, एस बी की वैल्यू है वो भी 1 है और एस सी की वैल्यू जो है सी पार्टिकल के लिए स्पिन की वैल्यू है वो कितनी है -1। तो ये क्या कह रहा है इन नेक्स्ट इंस्टेंट ईच एस वैल्यू कैन चेंज टू -s। जो एस ए है वो किससे चेंज हो सकता है -sa से चेंज हो सकता है, मतलब अगर एस ए की वैल्यू 1 हमें गिवन है तो वो -1 हो सकती है। ठीक है, और उसकी इसमें चेंज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है, तो अगर 1 से 1 ही रहे अनचेंज रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी तीनों पार्टिकल्स की स्पिन का सम वो क्या रहना चाहिए अनचेंज्ड रहना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी फाइंड आउट करें किसी गिवन इंस्टेंट पे तो क्या वैल्यू हमें मिल रही है 1 मिल रही है, तो वैल्यू हमें 1 ही मिलनी चाहिए। और ये वैल्यू क्या है आपस में चेंज भी हो सकती है, 1 -1 हो सकता है और 1 1 भी रह सकता है। तो इसके लिए कौन से फेवरेबल केसेस हमारे आ सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस रहेंगी वो क्या होंगी कि एक तो यही कंडीशन हमारी हो सकती है कि ये 1 चेंज ना हो और एस बी है वो भी चेंज ना हो और एस सी भी चेंज ना हो, तो जो वैल्यू आएगी सम की वो 1 ही आएगी, तो अनचेंज्ड रह गया सारा। तो अनचेंज्ड के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, अनचेंज्ड के लिए कितनी होती है हर एक पार्टिकल के लिए 2/3, एस बी के लिए भी 2/3 एंड एस सी के लिए भी कितनी 2/3। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये हमारा चेंज हो जाए -1 से और ये हमारा अनचेंज्ड ही रह जाए 1 ही रह जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सम कितना होना चाहिए सम 1 होना चाहिए। तो सम को 1 होने के लिए यहाँ पे कितना आना चाहिए 1, तो एस सी भी हमारा क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी फर्स्ट चेंज हो रहा है तो कितनी आएगी 1/3 इनटू में सेकंड जो है वो अनचेंज है तो 2/3 होगी, और थर्ड जो है सी पार्टिकल जो है उसकी स्पिन भी चेंज हो रही है तो कितनी आएगी 1/3। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो फर्स्ट वाला है वो हमारा अनचेंज्ड रह जाए, सेकंड वाला है वो चेंज हो जाए। ठीक है, सेकंड वाला चेंज हो गया तो थर्ड वाले को भी चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड वाले के लिए भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, चेंज हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी चेंज। यहाँ पे जो है एस ए है वो अनचेंज्ड है तो अनचेंज्ड के लिए क्या होगी 2/3, और बी जो है वो चेंज हो रहा है तो चेंज वाले के लिए कितनी होगी 1/3, हमने देखा गिवन है। ठीक है, और सी जो है वो भी हमारा चेंज हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। तो ये 3 कंडीशन हमें मिल रही है, तो और हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम प्लस लिखेंगे। तो फर्स्ट से हमें कितना मिल रहा है 2⁻³ कितना होगा 8 और 3⁻³ 27। सेकेंड वाली टर्म से कितना मिल रहा है 2/27 प्लस थर्ड वाली से भी 2/27, तो सम कितना आता है 12/27। तो 3 से अगर हम कैंसिल करें तो 4 टाइम्स होगा एंड 9 टाइम्स, तो जो आंसर हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है 4/9।
तो जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, क्या हमें गिवन है कि जो एस जो है किसी भी पार्टिकल के लिए उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है +-1, और अगर पार्टिकल अपनी स्पिन को चेंज कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/3। अगर नहीं कर रहा है, अनचेंज रह रहा है, तो वो हम निकाल लेंगे, कितनी होगी 1 - 1/3 निकालेंगे, ठीक है। तो वो कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। तो अब हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी SA + SB + SC वो क्या रहनी चाहिए, अनचेंज्ड रहनी चाहिए। तो अनचेंज्ड के लिए हमारी ये 3 कंडीशन आती हैं कि ये 3 पॉसिबल वेज हैं कि एक तो SA SB SC जो है वो चेंज ना हो, एक क्या हो कि SA चेंज हो जाए, SB अनचेंज रहे और SC भी चेंज हो जाए। दूसरा क्या है कि SA जो है वो अनचेंज्ड रहे, SB चेंज हो जाए, तो फिर SC को भी चेंज होना पड़ेगा क्योंकि सम हमें क्या गिवन है 1 गिवन है। तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिसंबर 13 में आया था। ए लोडेड डाइस हैज़ द प्रोबेबिलिटी दिस ऑफ टर्निंग अप 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी है ना, लोडेड डाइस अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो उसके 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/21, 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/21 एंड सो ऑन। इफ़ इट इज़ थ्रोन ट्वाइस, अगर इस लोडेड डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज़ इवन, कि जो नंबर हमारा शो हो रहा है ऊपर उसका सम क्या हो, इवन हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइस हमें गिवन है वो लोडेड डाइस गिवन है। लोडेड डाइस से क्या मतलब है कि जो आउटकम्स हमारे आ रहे हैं कितने 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो आउटकम्स आ रहे हैं इनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो क्या है, डिफरेंट है हर एक की। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लोडेड डाइस बोल रहे हैं। जो हमारी फेयर डाई होती है उसके केस में हम क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे वो कितने होते हैं 6, और हर एक आउटकम के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, डिफरेंट है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो है 1/21, 2 आने की 2/21 एंड सो ऑन। तो हमें बताना क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो सम होगा 2 बार हम थ्रो कर रहे हैं तो जो 2 नंबर आएंगे उनका सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फेयर डाई की हम बात करें या अनबायस्ड डाई की हम बात करें तो उसके लिए हम कैसे सोल्व करते हैं, हमें पता है अगर 2 बार डाई थ्रो करी जाती है तो उसके लिए जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर हम बात करें तो वो कितने होते हैं 6⁻², यानी कि 36 हमारे होते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम हमारे वो होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि सम जो है 2 नंबर का वो कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हम कैसे निकालते हैं, एक तो हम ऐसे निकालते हैं कि फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, सेकंड पे 3 आ जाए, फर्स्ट पे 3 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, ऐसे ही 1 5 होगा, 5 1 होगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा 3 5 5 3, ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। या फिर दोनों पे 1 आ जाए, या फिर दोनों पे 3 आ जाए, या फिर दोनों पे 5 आ जाए। तो ये तो हमारे हैं ओड, कि अगर दोनों पे ओड कॉम्बिनेशन हमारे आते हैं तो इतने कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल है। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल है ओड के। सिमिलरली इवन अगर नंबर हमारे आते हैं तो उनका सम भी इवन होगा, तो इवन के भी 9 कॉम्बिनेशन हमारे आ जाएंगे, 2 4 4 2 2 6 4 6, और जो सिमिलर वाले होंगे कि 2 2 4 4 6 6, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारे वो कितने हैं 18 हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी फेयर डाई का केस की हम बात कर रहे हैं वो कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। दूसरा मेथड क्या है इसको निकालने का कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें जो इवन कॉम्बिनेशन है उसकी और ओड कॉम्बिनेशन है उसकी, और उन दोनों को हम क्या कर देंगे सम, तो वहाँ से भी हमें सेम वैल्यू ही मिलेगी। तो अगर ये वैल्यू हम निकालें, अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालें इवन की कि किसी भी डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आए, इवन नंबर की आए, तो वो कितनी होगी। अब इवन नंबर हमारे कितने हैं 2 4 एंड 6, तो इवन नंबर के लिए
3 होगा फेवरेबल आउटकम, और डिवाइड हम किससे करेंगे 6 से, क्योंकि एक बार हम डाई को थ्रो कर रहे हैं और इवन आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/2 है। ठीक है, अब इवन की पॉसिबिलिटी यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू में 1/2, और ओड की अगर हम बात करें तो ओड में क्या आएगा 1 3 5, 3 आउटकम आएंगे तो 3/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड की भी हमारी कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू में 1/2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1/4 प्लस 1/4 क्या आ रहा है 2/4, और उसको हम क्या लिखेंगे 1/2। तो सेम ही वैल्यू हमें मिल रही है। तो जहाँ पे भी हमें ऐसे गिवन हो कि 2 या 2 से ज़्यादा डाइस गिवन हो, तो उसके लिए आउटकम लिखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लेके चलेंगे कि अगर इवन कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि इवन सम इवन किससे मिलेगा, या तो दोनों डाइस पे इवन नंबर हो या दोनों डाइस पे ओड नंबर हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सम इवन कैसे होगा कि या तो इवन कॉम्बिनेशन हो हमारे कि दोनों डाइस पे क्या नंबर आ रहे हैं इवन आ रहे हैं, या फिर दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं वो ओड आ रहे हैं, तभी हमें सम क्या मिलेगा इवन मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि हमें इवन नंबर मिले। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए क्या हो सकता है कि एक क्या तो हमें 2 मिल जाए, तो 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/21 है, या फिर क्या हो सकता है कि हमें 4 मिल जाए, और के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, तो 4 के लिए कितनी है प्रोबेबिलिटी 4/21, या फिर हमें 6 मिल जाए तो 6/21। तो यहाँ से इवन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 6 10 12/21। सिमिलरली ओड के लिए हम निकालेंगे तो ओड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/21, प्लस 3 के लिए 3/21 और 5 के लिए 5/21। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 9/21। ठीक है, उस केस में हमने क्या देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमने चेक किया था, तो हम क्या बोल रहे थे कि या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए। ठीक है, तो 2 4 6 जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है वो 3 है और टोटल 6 है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/6। तो यहाँ से भी हमें 3/6 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि सम हमें क्या मिले इवन मिले, वो कितना होगा ओड इंटू में इवन 12/21 इंटू क्या होगा 12/21, प्लस या फिर ओड हमें मिले 9/21 इंटू में 9/21, और इनका अगर सम हम करते हैं तो क्या आएगा 144 डिवाइडेड बाई 441। 21 का स्क्वायर कितना आता है 441, प्लस 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। तो सम हम करते हैं तो क्या वैल्यू हमें मिल रही है 4 और 1 5 होगा, 8 4 कितना होगा 12, 225 डिवाइडेड बाई 441। तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लेट y इज इक्वल टू 1/2 इंटू में x1 प्लस x2 माइनस म्यू वेयर x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड गॉसियन रैंडम वेरिएबल ऑफ मीन वैल्यू म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि जो y है हमारा वो तो क्या है 1/2 इंटू में x1 प्लस x2 माइनस म्यू, और जहाँ पे जो x1 और x2 हैं वो गॉसियन रैंडम वेरिएबल हैं, गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं, और x1 और x2 का जो मीन है वो क्या है, दोनों का जो मीन है वो म्यू है, और दोनों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा x1 या फिर हम बोलें सिग्मा x2 वो हमारा कितना है सिग्मा हमें गिवन है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि y⁴ की मीन वैल्यू डिवाइडेड बाई σ⁴ वो कितनी आती है। तो यहाँ से ऑप्शन से अगर आप देखो तो ऑप्शंस में आपको क्या दिख रहा है स्केलर कांस्टेंट दिख रहा है, म्यू की टर्म्स में ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो हम क्या ले लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए म्यू को हम क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर म्यू को हम 0 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से तो y⁴ क्या आ जाएगा अपना y⁴ इज इक्वल टू क्या होगा 1/2⁴ इंटू में x1 प्लस x2 कितना होगा 4। म्यू को हमने क्या कंसिडर किया है 0। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आती है 1/16, और इसका एक्सपेंशन अगर हम करें बाइनोमियल एक्सपेंशन
तो वो क्या आएगा, x1 रेज टू पावर 4 प्लस 4x1 रेज टू पावर 3 x2 प्लस 6x1 रेज टू पावर 2 x2 रेज टू पावर 2 प्लस 4x1 x2 रेज टू पावर कितना 3 प्लस x2 रेज टू पावर 4। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करते हैं, जैसे a प्लस बी रेज टू पावर n हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, nc 0 a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर n प्लस nc1 a रेज टू पावर कितना होगा 1 b रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ncn लास्ट में a रेज टू पावर कितना होगा n b रेज टू पावर 0। तो ये यूज करके हमने इसको ऐसे लिखा है। तो यहाँ से y रेज टू पावर 4 का अगर मीन हम फाइंड आउट करें तो हम कैसे लिखेंगे, 1/16 x1 रेज टू पावर 4 का मीन प्लस 4x1 की 3 इसका मीन इंटू में x2 का मीन प्लस 6x1 स्क्वायर का मीन और x2 स्क्वायर का मीन प्लस क्या आ जाएगा 4x1 का मीन और x2 की पावर 3 का मीन प्लस x2 रेज टू पावर 4 का मीन। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए x1 का मीन मतलब और इनकी पावर्स का मीन हमें पता होना चाहिए। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो हम कैसे लिखते हैं कि -∞ टू इन्फिनिटी x इंटू में f ऑफ x dx डिवाइडेड बाई -∞ टू इन्फिनिटी f ऑफ x इंटू में dx। तो जहाँ पे जो f ऑफ x हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, और गॉसियन फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 पाई इंटू में सिग्मा e रेज टू पावर -x²/2 सिग्मा स्क्वायर। जो म्यू है अपना वो हमने क्या कंसिडर किया है 0। तो fx की वैल्यू ये है। ठीक है, और ये जो वैल्यू हमने लिखी है नीचे डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है फॉर द नॉर्मलाइज्ड फंक्शन के लिए। ठीक है, अगर नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हम लेके चल रहे हैं f ऑफ x तो ये वैल्यू हमें 1 मिलेगी। और अगर f ऑफ x हम नॉर्मलाइज्ड फंक्शन नहीं ले रहे तो उस केस में जो ये वैल्यू हमारी बताती है वो क्या बताती है, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, कि √2 पाई अपॉन सिग्मा इसकी वैल्यू हमारी आएगी। ये क्या बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो f ऑफ x है हमारा अब फिलहाल वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है ये। अगर इसके लिए ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो मीन हम फाइंड आउट करेंगे इन वैल्यूज का और हमें क्या गिवन है कि जो x1 और x2 हैं हमारे उनके मीन की वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो अगर x1 या फिर x2 के मीन की वैल्यू की हम बात करें तो वो कैसे हम निकालेंगे, -∞ टू इन्फिनिटी x1 लिखेंगे या फिर x2 लिखेंगे इंटू में f ऑफ x1 dx1, ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। और ये जो वैल्यू हमें मिल रही है ये फंक्शन जो है हमारा f ऑफ x वो तो क्या है, इवन फंक्शन है और x1 क्या है, ओड फंक्शन है। तो ओवरऑल फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल रहा है, ओड फंक्शन मिल रहा है। और -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ओड फंक्शन के लिए क्या वैल्यू देता है, 0। तो सिमिलरली x3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ओड फंक्शन होगा और उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² के एक्सपेक्टेशन की, और x1 लिखें या x2 लिखें कोई सा भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और x रेज टू पावर 4 को हमें फाइंड आउट करना है। तो x² की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, x² इंटू में f ऑफ x की वैल्यू हम पुट करेंगे वो क्या आएगा, 1/√2 पाई इंटू में सिग्मा और इंटीग्रल है हमारा -∞ टू इन्फिनिटी x² इंटू में e रेज टू पावर -x² डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू में dx। तो ये इंटीग्रल आपने पढ़ा होगा, क्वांटम में हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा हो क्या वैल्यू इसकी होती है, एक बार देख लेते हैं हम किस टाइप का इंटीग्रल है, x रेज टू पावर n इंटू में e रेज टू पावर -ax² इंटू में dx। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, गामा n + 1 डिवाइडेड बाई 2
डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2, तो हम वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी n+1, 2+1 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 3/2, गामा 3/2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 1/2 सिग्मा स्क्वायर। तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर क्या है a की वैल्यू है, और उसका हम क्या लेंगे पावर कितनी आ जाएगी n+1/2 कितना होगा 3/2, और जो कांस्टेंट है हमारे वो हम लेके चलेंगे कितने हैं 1/2 पाई इंटू में सिग्मा, ये बाहर था, ठीक है। तो इसके इक्वल आ गया हमारा x² की मीन वैल्यू। तो यहाँ से गामा 1/3/2 को अगर हम देखें तो वो क्या होता है 1/2 इंटू में गामा 1/2 हम लिखते हैं, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √पाई। तो ये वैल्यू हम रखेंगे 1/2 पाई इंटू में सिग्मा, और गामा 3/2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में √पाई डिवाइडेड बाई क्या है इसकी पावर अगर हम ले तो 2 की कितनी आ जाएगी, 2 को हम लिखेंगे 2√2, और सिग्मा का क्या आ जाएगा सिग्मा रेज टू पावर 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब √पाई से ये √पाई कैंसिल हुआ, और √2 से √2 कैंसिल हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और सिग्मा से एक पावर कैंसिल हुई, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है सिग्मा स्क्वायर। तो x² का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो क्या आ रहा है सिग्मा स्क्वायर। तो x1 की हम बात करें, x1 के एक्सपेक्टेशन की हम बात करें या फिर x2² के एक्सपेक्टेशन की, वो क्या हमें देगा सिग्मा स्क्वायर देगा, क्योंकि जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो किस पे इंडिपेंडेंट है x1 या x2 पे क्या है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सिमिलरली x⁴ का एक्सपेक्टेशन हम निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा 1/2 पाई इंटू सिग्मा, तो हमारा है ही कॉन्स्टेंट, -∞ to ∞ x⁴ इंटू में e⁻⁻ x² डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा किसकी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू है इन द गॉसियन फॉर्म में, ठीक है। इंटू में dx होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हमें गिवन है 4 गिवन है, तो 1/2 पाई इंटू सिग्मा तो हमारा है ही, और गामा क्या आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पावर कितनी होगी 5/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है 1/2 पाई इंटू में सिग्मा, और गामा 5/2 को हम कैसे लिखेंगे 3/2 इंटू में 1/2, और 1/2 का गामा की वैल्यू क्या होती है √पाई, और 1/2 रेज टू पावर 5/2 को हम कैसे लिखेंगे 4√2, और सिग्मा रेज टू पावर कितना होगा 5, ठीक है। तो √पाई से ये कैंसिल हुआ, √2 से ये कैंसिल हुआ, और 4 से ये कैंसिल हो गया। अब सिग्मा की एक पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है 3, और सिग्मा रेज टू पावर 4 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 3 इंटू में सिग्मा रेज टू पावर 4। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है x⁴ के एक्सपेक्टेशन की। तो यहाँ से y की पावर 4 की मीन वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितनी आएगी 1/16, x⁴ की हमें कितनी मिल रही है 3 सिग्मा रेज टू पावर 4, प्लस ये तो हमारी 0 होगी, और इसकी हम बात करें तो 6 इंटू में कितने आ रही थी सिग्मा स्क्वायर, और x2 के लिए भी कितनी होगी सिग्मा स्क्वायर, प्लस ये 0 होगी अगेन, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 सिग्मा रेज टू पावर 4। तो हमें वैल्यू निकालनी है y⁴ डिवाइडेड बाई सिग्मा रेज टू पावर 4। तो 1/16 और सिग्मा रेज टू पावर 4 कॉमन आएगा, ठीक है, और सम हम करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 3 + 6 + 3 कितना आ रहा है 12, डिवाइडेड बाई क्या है सिग्मा रेज टू पावर 4, ये कैंसिल होगा, और 12 ये कैंसिल होगा, 4 से हम करें तो 3 और 4, तो वैल्यू हमारी आ रही है 3/4, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।